नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दी विकास की सौगात। 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा किसानों को सस्ते दर पर उर्वरक कराई जा रही है उपलब्ध। दिल्ली में आयोजित 63वें ACMA वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अब पराली जलती नहीं, पराली से 1 लाख लीटर बनाई जाती है एथेनॉल। आने वाले वर्षों में किसानों द्वारा तैयार किए गए ईंधन पर चलेंगे कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर। केंद्र सरकार का उज्ज्वला योजना पर बड़ा फैसला। अतिरिक्त 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन देने के लिए 1,650 करोड़ रुपए मंजूर। अगले 3 वर्ष के भीतर महिलाओं को दिए जाएंगे कनेक्शन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को आयुष्मान भवा अभियान का किया शुभारंभ। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। राष्ट्रपति ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गांव तक स्वास्थ्य सेवा सुलभ करना है अभियान का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना रिफाइनरी के विस्तारीकरण की आधारशिला रखी। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बीना से ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1,800 करोड़ की लागत की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीना रिफाइनरी परियोजनाएं इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को ऊर्जा देंगी। एमपी के 10 नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया गया है। नर्मदापुरम में रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग जोन हो, इंदौर में 2 नए IT पार्क्स हो, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये सभी मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे। और जब मध्य प्रदेश की औद्योगिक ताकत बढ़ेगी तो इसका लाभ सबको होने वाला है। पीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हमने मध्य प्रदेश को भय से मुक्ति दिलाई, कानून व्यवस्था को स्थापित किया। पीएम मोदी ने कहा किसानों को सस्ते दर पर उर्वरक उपलब्ध कराई जा रही है। आप जो खेत में यूरिया लेके जाते हो ना, मेरे किसान भाइयों बहनों, ये यूरिया की थैली अमेरिका में 3,000 रुपए में बिकती है, लेकिन वही बोरी मेरे देश के किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में पहुंचाते हैं। और इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने से खर्च किया। आप याद करिए, जिस यूरिया के नाम पर पहले हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हो जाते थे, जिस यूरिया के लिए किसानों को दिन रात लाठियां खानी पड़ती थी, अब वही यूरिया कितनी आसानी से हर जगह उपलब्ध हो रहा। मेरे परिवारजनों, सिंचाई का महत्व क्या होता है, ये बुंदेलखंड से बेहतर कौन जानता है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने बुंदेलखंड में अनेक सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया। केन बेतवा लिंक नहर से बुंदेलखंड सहित इस क्षेत्र के लाखों किसानों को बहुत लाभ होने वाला है और जीवन भर होने वाला है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि हर घर में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। देश की हर बहन को
उसके घर में पाइप से पानी पहुंचाने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर परिश्रम कर रही है। सिर्फ 4 वर्षों में ही देश भर में लगभग 10 करोड़ नए परिवारों तक नल से जल पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश में भी 65 लाख परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। इसका बहुत अधिक लाभ मेरे बुंदेलखंड की माताओं बहनों को हो रहा है। बुंदेलखंड में अटल भूजल योजना के तहत पानी के स्रोत बनाने पर भी बड़े स्तर पर काम हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के गौरव को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से आपको समर्पित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने केवल 7,500 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था की थी, वहीं भाजपा की सरकार में 47 लाख हेक्टेयर हो गई है। बीना नदी कॉम्प्लेक्स 3,300 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजना है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेजों ने केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की थी, वो बढ़ के हो गई है 47 लाख हेक्टेयर, और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 65 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था होगी। मैं आप सबकी ओर से प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कैन बेतवा का भूमि पूजन करने भी आप बुंदेलखंड की धरती पर जरूर पधारें। और दिल्ली में आयोजित 63वें ACMA वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में अब पराली जलाई नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल का प्लांट शुरू हो चुका है। यहां पराली से 1 लाख लीटर एथेनॉल बनाई जाती है और 150 टन बायो बिटुमेन बनाते हैं। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स का 22% एथेनॉल फाइटर जेट में डाला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 8% बायो एविएशन फ्यूल में डालने की योजना है। उन्होंने कहा कि अब दिन दूर नहीं जब 3 से 4 किसानों द्वारा तैयार किए गए ईंधन पर कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर चलेंगे। इनोवा गाड़ी 100% किसानों ने तैयार किए हुए बायो इथेनॉल पर जिस दिन लॉन्च हुई और 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल पर जा रही है, और उसका एवरेज के हिसाब से पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आता है। यानी कंज्यूमर का बेनिफिट, ग्रीन फ्यूल के कारण पोल्यूशन नहीं के बराबर, और देश का इंपोर्ट खत्म हो जाएगा और गांव गरीब मजदूर किसान का भला होगा। अभी ब्राजील में हमारे एयरफोर्स ब्राजील का 22% इथेनॉल एयरफोर्स में फाइटर जेट में डाल रहा है। हमारे अभी पानीपत में इंडियन ऑयल, हम लोग उनके पीछे लगते थे, अभी प्लांट चालू हो गया। पराली जो जलती थी, इस बार देखना है मुझे विंटर में, अब पराली जलती नहीं, पराली में वैल्यू एडिशन हुआ। अब पराली से वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाते हैं, 150 टन बायो बिटुमिन बनाते हैं, और वो अब बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे देश में हमने पॉलिसी अब स्वीकार की है कि हम 8% बायो एविएशन फ्यूल हम एविएशन फ्यूल में डालेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के विषय में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने अतिरिक्त 75 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन देने की घोषणा की है। अगले 3 वर्षों में ये LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे। एक तो आपको याद होगा, रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो LPG के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था। 1100 रुपये से कम करके 900 रुपये कर दिए, 200 रुपये कम किए। और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपये की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त LPG के कनेक्शन
अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भवा अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली रूप से शामिल हुए। आयुष्मान भवा अभियान का उद्देश्य देश के हर गांव और शहर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना है। आयुष्मान भवा अभियान पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव अभियान के तहत आयुष्मान भव ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप को लाभार्थी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड खुद बना सकते हैं। आयुष्मान भव अभियान में आयुष्मान भारत आपके द्वार 3.0 की शुरुआत की जाएगी, जिसका मकसद आयुष्मान भारत योजना के बचे हुए लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराना है। आयुष्मान भव अभियान के तहत देश के 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां लोगों को मुफ्त में जांच, टीकाकरण, टेली कंसल्टेशन, मुफ्त दवा दी जाएगी और इलाज भी किया जाएगा। गैर संचारी बीमारियों की जांच भी की जाएगी। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में यहां जानकारी भी दी जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य देश भर में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, विधायक और बनारस सहित कई शहरों के लोग भी जुड़े हुए थे। आयुष्मान भव जैसे सर्वसमावेशी पहल के लिए मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी तथा उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना करती हूँ। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे तथा कोई भी गांव पीछे ना छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, ये लक्ष्य सही अर्थ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत पूरे देश में आयुष्मान सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयुष्मान कार्ड वितरण, आभा आईडी का निर्माण और नागरिकों को गांव और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं के विषय में जागरूक किया जाएगा। जिस गांव में 100% आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी कार्ड बन जाएगा और उस गांव के सभी टीबी मरीजों की जांच के साथ सिकल सेल एनीमिया की जांच पूरी हो जाएगी, उस गांव को आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। आयुष्मान भव अभियान में एक महत्वपूर्ण स्तंभ आयुष्मान मेला है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सीएससी स्तर पर आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। देश के 160 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हफ्ते में एक बार हेल्थ मेला लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जाता है। सेवा पखवाड़े के तहत अंगदान के लिए शपथ और रक्तदान का विशेष अभियान चलाया जाएगा। रक्तदान के लिए ई रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। अब तक इस पर 4000 एनजीओ ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। आगरा में 17 सितंबर को एक साथ 3 से 4000 लोग अंगदान की शपथ लेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत ही निक्षय मित्र को सम्मानित किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान हर गांव और अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। उम्मीद है कि इस साल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें आयुष्मान गांव के रूप में तोहफा देगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली स्थित ICAR के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसान अधिकारों पर आयोजित हो रही है
अपनी तरह की इस पहली वैश्विक संगोष्ठी GSFR में दुनिया भर के 59 देशों के 115 विदेशी प्रतिभागी और 200 से अधिक प्रगतिशील किसान व अन्य प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस संगोष्ठी के आयोजन के विषय पर कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीज पंकज यादव ने कहा कि किसानों के अधिकारों के साथ परंपरागत बीजों के संरक्षण के लिए PVFRA महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस संदर्भ में ये संगोष्ठी किसानों के अधिकारों और जैव विविधता को संरक्षित करने का वैश्विक माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा PPVFIR की इस पहल से फसलों और रोपण सामग्री की नई किस्म कृषि उत्पादन, आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम होगा। तमाम जो वैश्विक जो राष्ट्र हैं वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो जैव विविधता और जो परंपरागत बीज हैं और परंपरागत जो खास तौर से जीनोम है जिसको कहा जाता है, तो उसको कैसे हम संरक्षित करें और कैसे उसको पंजीकृत कराएं। पंजीकृत कराने की भी एक व्यवस्था हमारी जो फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी है उसके माध्यम से उसको प्रदान किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये अभी हमने खबर देखी। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। योजना से पारंपरिक कौशल वाले लोगों को फायदा मिलेगा, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। अनादिकाल से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत के कण कण को जोड़ा, अपने हाथों के हुनर से सदियों पुरानी परंपराओं को संजोया, ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम, पीएम विश्वकर्मा, जिससे हमारे देश के करोड़ों शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों के हाथ और भी मजबूत होंगे। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय चिन्हित किए गए। पीएम विश्वकर्मा अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले विश्वकर्मा मित्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, कौशल वर्धन, विपणन सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे। शिल्पकार एवं कारीगर मित्र अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड द्वारा अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र यानी CSC द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आसान और बिल्कुल मुफ्त है। पहले चरण में आपके आवेदन का गांव की पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा वेटिंग के लिए जिला कार्यान्वयन समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें जिला अधिकारी एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी होंगे। इसके बाद हर प्रदेश में बनी स्क्रीनिंग समिति, जिसमें MSME तथा स्थानीय बैंक के अधिकारी होंगे, वेटेड आवेदनों का अनुमोदन करेगी। आवेदन के वेरिफिकेशन, वेटिंग और अनुमोदन पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और विश्वकर्मा मित्रों को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। सफल पंजीकरण पर विश्वकर्मा मित्रों को एक सर्टिफिकेट तथा ID कार्ड दिया जाएगा, जो विश्वकर्मा मित्रों को पहचान एवं उचित सम्मान दिलाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in या अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र पर संपर्क करें। दशकों तक नहीं गया जिन पर किसी का ध्यान, अब हर उस वंचित का होगा उत्थान। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव।
चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 8 सितंबर तक खरीफ मूंग की बुआई 31,11,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की बुआई बीते साल से 2,56,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो इन दिनों मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक देखने को मिल रही है। ध्रोल और राजकोट मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि विजयनगर और कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एकबाग नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 12 सितंबर को मूंग का भाव रहा 7,395 रूपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 15 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,410 रूपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 सितंबर को मूंग का भाव था 9,525 रूपए। 13 सितंबर को इसके सौदे 30 रूपए चढ़कर 9,555 रूपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 12 सितंबर को मूंग का भाव था 8,540 रूपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 90 रूपए की गिरावट आई और भाव 8,450 रूपए पर आ गया। कोटा मंडी में भी मूंग के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 12 सितंबर को मूंग का भाव रहा 7,800 रूपए। 13 सितंबर को इसके सौदों में 300 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,500 रूपए पर आ गया। राजस्थान की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो बुधवार को मालपुरा मंडी में मूंग का भाव रहा 7,625 रूपए। जोधपुर मंडी में मूंग 8,200 रूपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बाड़मेर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,900 रूपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ अरंडी की बुआई 8 सितंबर तक 9 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की बुआई 7,94,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,06,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी के सौदे उठापटक के साथ हुए। सेमी और वडगाम मंडी में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि देहगाम और राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में नरमी देखने को मिली। एकबाग नेट के मुताबिक गुजरात की देहगाम मंडी में 12 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 6,130 रूपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 5 रूपए की नरमी आई और भाव 6,125 रूपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में अरंडी के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 सितंबर को अरंडी का भाव था 5,955 रूपए। 13 सितंबर को इसके सौदे 15 रूपए लुढ़क कर 5,940 रूपए पर हुए। सेमी मंडी में 12 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 6,110 रूपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 30 रूपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,140 रूपए प्रति क्विंटल पर। वडगांव मंडी में अरंडी के भाव की बात करें तो यहां 12 सितंबर को अरंडी का भाव था 6,117 रूपए। 13 सितंबर को इसके सौदों में 33 रूपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,150 रूपए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान दौरे पर जयपुर से वाराणसी स्टेशन पर मौजूद कामाख्या एक्सप्रेस और हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाई। साथ ही भारत के बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर का अनावरण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान दौरे पर टोंक के अविकानगर में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का दौरा किया।
नई दिल्ली में स्टडी इन इंडिया SII कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 500 अधिकारी शामिल हुए। 1 अक्टूबर से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 लागू हो रहा है। इस नियम के तहत बर्थ और डेथ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। संसद के विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संबंधित नेताओं को में आमंत्रित भेजे गए हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में बड़ा हादसा हुआ है। स्कूली बच्चों से भरी एक नाव नदी में डूब गई। हादसा गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद OP में हुआ। नाव में 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे। अब तक 20 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया है। 10 बच्चे अब भी गायब हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।